अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल हसलर्स के साथ आज सारे हम ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स दोबारा से इकट्ठे हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सुहेब से, जिनकी अभी शादी हुई है कुछ ही अर्सा पहले, तो इसलिए इनकी बातें सुनी जा रही हैं, तो इसीलिए आपसे ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ई कॉमर्स 2026 में प्रॉफिटेबल है? अगर है तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिज़नेस लाने में, पाकिस्तान में अगर हम करें? एक्चुअली अगर आप ग्रोथ वाइज देखें तो यस, ये प्रॉफिट आपको देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत वास्टली ग्रो करी जा रही है डे बाय डे। बहुत से नए टूल्स आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही है जिनकी वजह से ये आपको इंडस्ट्री बहुत बूस्ट दे रही है। डिपेंड करता है कि आप किस नीच के ऊपर काम करें। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर मुझे बहुत सी लिंक्स ऐसे मिले हैं जो कि मुझे समझता था कि बाकी चीज़ों से मुझे ना मिल सके। फॉर इंस्टेंस, लोगों को कहते हैं कि लोगों को क्लाइंट्स नहीं मिलते, लोगों को चीज़ें नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि अगर आपको पता हो एग्जैक्टली कि आप किस नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, किस वर्क मॉडल पे आपको काम करें, क्लाइंट्स हंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स से लोगों को लिंक्डइन यूज़ करना नहीं आता प्रॉपर्ली, लोगों को नहीं पता होता कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स इतने ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं। इवन लोकल क्लाइंट्स भी जो कि बड़ी कंपनी से काम कर रहे होते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी ईजली लीड्स मिल सकती है। उसके लिए है कि यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। राइट, आई अंडरस्टैंड। ये क्लाइंट फाइंडिंग होगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कौन से मुल्क में ज़्यादा प्रॉफिट एक इन्वेस्टर को हो सकता है? वो आता है एक इन्वेस्टर, वो कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, पाकिस्तान में करूँ, अमेरिका में करूँ, कहाँ पे करूँ जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो पाकिस्तान है तो वहाँ प्रॉफिट कितने % है? मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं मिडिल ईस्ट को ज़्यादा रेट करूँगा। मिडिल ईस्ट में मीन्स यूएई में करें तो यूएई में करें तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। डिपेंडिंग, एक तो वहाँ पे उनका वास्ट सर्कल बहुत ज़्यादा है, उनकी सेल्स जनरेट बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ मनी यू गेट गुड मनी, एंड ओवरऑल ये कि उनका जो प्रोडक्ट हंटिंग, उनके जो क्लाइंट्स है, दे आर वेरी यूजफुल एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी क्लाइंट्स। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस। तो कितने % प्रॉफिट आ जाता है? 40% तो आता है। तो 10 लाख लगाया तो आप कह रहे हैं 40% प्रॉफिट है जी। कितने पैसे लगा के 40% है? अब ये तो आपके ऊपर, एटलीस्ट अगर मैं करूँ तो एटलीस्ट आप पैसे लगाओ कोई राउंड 15 या 2 मिलियन तो लगाओ ना। सो 20 लाख लगाया और 40% प्रॉफिट आई शुड बी एबल टू जनरेट इफ आई लॉन्च इन यूएई मार्केट। यस। क्या स्ट्रेटजी होगी? नंबर 1 योर प्रोडक्ट्स, वो सबसे मेन चीज़ है। नंबर 2 ये कि आप उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किस तरह कर रहे हो। बहुत से क्या होता है कि हम लोग प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर देते हैं, मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। मार्केटिंग अगर आप अच्छी नहीं करते तो आपको कैसे पता चलेगा मिडिल ईस्ट का जो बंदा है वो आपकी चीज़ें क्यों खरीदे? उसके पास तो और बड़े स्टोर्स हैं जाने के लिए। ज़ाहिर बात है, आपकी जब मार्केट अच्छी होगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, आपकी वे ऑफ चीज़ें अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली आप सेल्स भी अच्छी जनरेट करोगे, आपका प्रोडक्ट भी अच्छेगा, भी बिकेगा। सही। बेसिकली मैं भी दुबई मार्केट में ही काम कर रही हूँ, बट अमेज़ोन के ऊपर। बट मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कि और आप 40% उसमें प्रॉफिट गेट कर लेते हो, बट द मेन थिंग इज़ कि वहाँ पे आपकी जो सेल्स है ना वो बहुत ड्राई हैं, आपकी ऑडियंस बहुत कम है, आपको नोन पे ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आप अपनी सेल्स को कैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पस जस्ट प्रॉफिट नहीं है, आपने सेल्स को भी ग्रोथ में इंक्रीज़ करना है। तो वो मैं समझती हूँ कि आप पर्सनल अपनी एक शॉपिफाई की वेबसाइट पर करो, क्योंकि अमेज़ॉन ये दूसरी मार्केट्स ऑब्वियसली अपना एक कमीशन आपसे, कैंपेन्स के ज़रूर आपसे लेंगे, बट आपकी इन्वेंट्री इतनी देर वहाँ पे पड़ी रहना, ऑब्वियसली आपने कहीं से भी सोर्सिंग करनी है, उसकी ब्रांडिंग करनी है, आपकी पैकेजिंग है जो कि कस्टमर को अपील करती है। तो आई प्रेफर कि आप अपनी पर्सनल एक लॉन्च करें अपनी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर, और ताकि आपको उसमें इन्वेंट्री के इशूज़ ना हो। उसके वो हमें इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमने एक ब्रांडिंग, अब जो दुबई के कस्टमर्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा डेकोर आइटम्स को पसंद करते हैं। मेन कैटेगरीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए, हमें सब निश में जाना चाहिए, ठीक है। वो गिफ्ट्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए होता है कि हमारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स इस तरह के हों, तो हमें सब निश को प्रेफर करना चाहिए। अगर मैं दुबई मार्केट की आप एग्री करती हैं कि दुबई इज़ द प्रॉफिटेबल मार्केट? राइट, ओनली प्रॉफिटेबल। जो दुबई मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अब जो क्लाइंट होते हैं ना वो आपको कहते हैं कि जी, वो खुद अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं। गिफ्ट्स करना ये चीज़ों को डेकोर आइटम्स के तौर पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप डेकोर आइटम्स टीवी लाउंज में बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वो एक आम ऑडियंस नहीं है आपकी, दुबई की ऑडियंस। तो वहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा, बट जो सेल्स है ना वो आपको वो ऑडियंस वाइज आपको वो कम मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ कि अपनी एक पर्सनल वेबसाइट हो जिस पर आप अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, उस पर आप अच्छी कैंपेन्स को करें,
ब्रांडिंग अच्छी सी करें, आपकी इन्वेंट्री ऑब्वियसली जब आपने ब्रांडिंग अच्छी सी करनी है, अपना ब्रांड लॉन्च करना है, तो आपकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा होगी। बट ये प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तब जब आप किसी और मार्केट पे सेल करोगे। लेकिन दुबई में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त लीगल इश्यूज ही इतने हैं, एक आम आदमी तो काम कर ही नहीं सकता वहाँ पे। अगर उसने कंपनी बनानी है, ट्रेडमार्क कराना है, वो तो फंस जाएगा। एक नया बंदा आया ओके कि मैंने तो पहले वहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं करूँगा तो मेरी तो लिस्टिंग हाईजैक हो जाएगी, और ट्रेडमार्क तो इतना एक्सपेंसिव है। इसमें ना ये लाइसेंस का भी कुछ चीज़ों का चेंज हुआ है। ई कॉमर्स लाइसेंस हैं जो एक ट्रेडमार्क के अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं रजिस्टर्ड। ठीक है, इनका ये पहले था कि ट्रेडमार्क इनका बहुत कॉस्टली था, तो उसमें एक आम क्लाइंट, एक आम पर्सन नहीं कर सकता था। बट इन्होंने एक और उसके वो एक फॉर्म निकाली है लाइक ई कॉमर्स लाइसेंस, जो आप कर सकते हो। इसमें आपका वो इतना कॉस्टली नहीं आपको पड़ता दुबई मार्केट। वो कितने का पड़ता है? लाइक उसकी कॉस्ट का तो ऑब्वियसली मुझे इतना आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली वो क्लाइंट ने ही हैंडल किया था। बट हमने जब इन चीज़ों की डिटेल्स को गेट किया था तो वहाँ पर हमें ये पता चला कि ट्रेडमार्क के अलावा भी आप एक फॉर्म है, जिस तरह उनके ई कॉमर्स के वीज़ास भी होते हैं, ये उन्होंने ये चीज़ें स्ट्रेटजीज निकाली हैं इसको प्रमोट करने के लिए। कौन कहता है दुबई मार्केट अच्छी मार्केट नहीं है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सर, दुबई और मिडल ईस्ट की जितनी भी मार्केट है, ना तो सेल वाइज आप उसको उस तरीके से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस आपको एशियन ही मिलेंगी। वही माइंडसेट है कि जी हम महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे। अगर आप वैसे उनका जो जनरल ट्रेडिंग LLC है, अगर आप वो लेते हैं, वो तो आपको कॉस्ट करती है कोई 40 से 50 हज़ार दिरहम की। अगर जो इन्होंने फ्री जोन्स की LLCs के लिए ऑप्शंस दी है आउटसाइडर्स को कि अगर इन्होंने ई कॉमर्स वगैरह का काम करना है तो आप वो कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट है 8,000 दिरहम्स। प्लस आपने ब्रांड रजिस्ट्री साथ करानी है तो उसकी कॉस्ट है 10,000 दिरहम, ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस डाल के, एजेंट्स वगैरह के। तो ऑलमोस्ट ये 18,000 दिरहम आपकी पर ईयर को बिजनेस मेंटेन करने की कॉस्ट है। आइदर आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पहली बात। अब आप 18,000 दिरहम को देखते हैं तो मिसाल कोई 15 लाख रुपए के करीब बन जाता है। अगर आप इसी 15 लाख रुपए को देखें तो सर UK मार्केट में आप 15 लाख में मीन्स 5,000 पाउंड करीबन बनता है, तो आप एक लॉन्च करने की पोजीशन में होते हैं। सो आपके ख्याल में किस मुल्क में प्रॉफिटेबल बिजनेस सबसे ज़्यादा बेहतर है? सर अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो जहाँ तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, UK मार्केट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल। सबसे ज़्यादा UK प्रॉफिटेबल। ओके, इस पे डिबेट करेंगे बिकॉज आई डोंट एग्री। टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि UK है तो वो ऑब्वियसली इसकी डिटेल्स पे अभी आते हैं। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा मुल्क है? अच्छा सर, प्रॉफिटेबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, तो उसको हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो जैसे सेल्स वेलोसिटी की वो बात कर रही हैं कि दुबई में सेल्स वेलोसिटी नहीं है। छोटी मार्केट्स प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम है। एक मुल्क चूज़ करना हो, ठीक है, अगर एक मुल्क चूज़ करना है तो हम तो USA जो है उसी चूज़ करेंगे क्योंकि वेलोसिटी भी अच्छी है और फिर वहाँ पे आप अच्छे मार्जिन भी बना सकते हैं, प्लस सेल्स वेलोसिटी के साथ आप ओवरऑल प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके ख्याल में? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ, अमेज़ॉन में, फ्रेंच मार्केट में कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेंच मार्केट तो सो ही है, मतलब इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा है सेल का, क्योंकि हम लोग की ब्रांड UK ब्रांड है। UK में एक चल रही है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और US में भी चल रही है। बट ये कि हमारा जो सेल है UK में ज़्यादा आती है और फ्रेंच और जर्मन मार्केट में थोड़ी कम से काफ़ी कम आती है एज़ कम्पेयर टू। अगर उधर 100 सेल हो रही है तो इधर 15-20 सेल आ रही होगी लेट्स से। तो इस लिहाज से मतलब थोड़ी सी कम वॉल्यूम है सेल का। प्रॉफिटेबल तो ओबियसली बात है, प्रॉफिट तो होता ही है जब सेल होती है, तो उस लिहाज से वॉल्यूम है, लेकिन मतलब कि सेल वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल सर, मेक सेंस। सर मैं एक चीज़ पे बात यहाँ पे करना चाहूँगी। आपने बोला दुबई मार्केट के बारे में, इन्होंने कहा कि जी आप अमेज़ॉन पे ना जाएं, आप किसी पे ना जाएं, आप शॉपिफाई पे जाएं, वहाँ जाके आप सेल करें। मेरा इनसे एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इन्होंने कहा सेल्स नहीं है, ठीक है। जब डिजिटल मार्केटिंग का एक बंदा बैठा हुआ है, शॉपिफाई तो दूसरा नाम ही डिजिटल मार्केटिंग का है, वो तो एक जस्ट एक वेबसाइट है ना जो आपको एक एडवांटेजेस दे रही है, आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर आप ये कर रहे हैं तो जो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काम करेंगे या अपना क्रिएटिव पे काम करेंगे, एड्स चलाएंगे, क्या वो चीज़ आपको सेल्स नहीं देगी उस मार्केट में भी? आप किसी भी मार्केट में हैं, सपोज US में है, UK में है, अगर आपकी राइट स्ट्रेटजी है, आप USA में ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, UK में कहीं भी कर रहे हैं, तो क्या ये मार्केटिंग स्किल्स इस पे मैटर नहीं करती? ओके, जो मार्केटिंग स्किल्स है ना, अगर हमने कभी भी कोई ब्रांड लॉन्च करना है ना किसी भी लाइक प्लेटफॉर्म पर या अपना पर्सनल, तो उसमें आपकी ना A to Z चीज़ें मैटर करती हैं। कभी इस तरह नहीं होता कि लाइक आप अगर अमेज़ॉन की बात करें, इट्स की बात करें या अपने पर्सनल वेबसाइट की बात करें, ओनली आपके MOQ, हंटिंग, सब निश कैटेगरी या आप कौन सी कंट्री में जाके काम करना चाह रहे हो, लोकल करना चाह रहे हो, बाहर जा रहे हो,
सिर्फ ये एक आपका पर्सपेक्टिव नहीं होगा, आपको A to Z उसमें चीज़ों को हैंडल करना है, उनको देखना है। आपकी उसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओबियसली आपकी मैटर करती है। अगर मैंने उसमें सपोज़ मैंने अगर ये बात कही है कि अमेज़ॉन के कंपैरेटिवली अगर मैं अपनी वेबसाइट पे काम करूं वो मुझे लाइक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी या मुझे वो सेल्स वाइज, उसकी रीज़न ये क्योंकि आपका जो आप किसी के मार्केट को जब आप एक सपोर्ट लेते हो ना तो वो ऑलरेडी आपका बजट बहुत ले जाता है। सर मैं तो उसी प्रॉफिटेबल मॉडल पे या उसी मार्केट पे बात करूंगी जिस पे मैं काम कर रही हूँ। बाकी सब आपसे सीखने को मिलेगा कि कौन सी मार्केट्स और प्रॉफिटेबल हैं। मैं बेसिकली यूएस में काम कर रही हूँ और पिछले 3 साल से मैं ईबे पे काम कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 ईयर से मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया है, टिकटॉक पे काम कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से जो यूएस की मार्केट है मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट है, चाहे आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, चाहे आप शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं। अगर आप सर देखें, अगर आप अमेज़ॉन पे या ईबे पे काम कर रहे हैं ना, आप उनको उनके कमीशंस दे रहे हैं, वो डिसाइडेड हैं। आपने अपनी हंटिंग करनी है, आपने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके प्रॉफिट निकालना है। तो ये मैटर मेरे नज़दीक नहीं करता। मैं थोड़ा सा, मेरा प्रॉस्पेक्टस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। बाकी रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, मैंने जो स्टार्ट किया, मैं ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ या ऐसे लोगों को चाहती हूँ गाइड करना या ये वाला मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना जिसमें आप लोएस्ट बजट से या लोएस्ट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अब मैं जिन क्लाइंट्स के साथ सर काम स्टार्ट कराती हूँ या मैं लेके चलती हूँ, आप यकीन करें मैं उनको लेस देन $500 से भी लेके चलती हूँ ईबे पे। So you customize based on their Exactly, budget. I customize models for them according to their investment और फिर उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। तो मेरे नज़दीक यूएस की मार्केट में ऑब्वियसली ऑलरेडी सेटल मार्केट है, इतना ज़्यादा 99% गोरा सर की बात, मेरी पहली क्लास वाली बात आज तक मैंने पल्ले बांधी हुई है। 99% वहाँ पे लोग सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक ऐसी मार्केट जो ऑलरेडी इतने सारे कस्टमर्स के साथ है, तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएं। हम किसी ऐसी मार्केट में जहाँ पे डेड या ड्राई सेल्स है वहाँ क्यों जाएं। पहले हम स्टार्ट लें, उसके बाद फर्दर इंसान ग्रो करता है और फिर आगे चल के इन चीज़ों को लेता है। तो फॉर मी यूएस मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट टू स्टार्ट। हाँ, इसमें हर्डल्स आती हैं, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, अपडेट्स आती हैं। यहाँ पे लाइसेंस के इतने एक्सपेंसिव इश्यूज़ नहीं हैं। यहाँ की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपको लेस टैक्सेस के साथ अलाउ करती हैं काम करना। तो ये सब डिपेंड करता है राइट स्ट्रेटजी और राइट प्लेटफॉर्म सिलेक्शन पे। राइट। तो अब वक्त पे किस मुल्क के सबसे ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं और सबसे ज़्यादा बिहेवियर किसका आपने बेहतर पाया? यूके और यूएस के क्लाइंट ही सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब एक आपके साथ बड़े अच्छे बिहेवियर के साथ डील करते हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है क्लाइंट टाइप पर भी। सारे क्लाइंट्स का बिहेवियर सेम नहीं होता। बाज़ दफ़ा हायरिंग्स एचआर के थ्रू हो रही होती हैं, बाज़ पर्सनली अपने काम के लिए जैसे सीईओ खुद जो है वो हायर करवाना अब वक्त पे एचआर के लोग हायर कर रहे होते हैं लोगों को कंपनीज की बिहाफ दफ़ा एचआर करते हैं, बाज़ दफ़ा खुद वो करते हैं जो सीईओ होते हैं, और बाज़ दफ़ा उनका छोटा सा बिजनेस होता है तो वो मतलब लाइक इस तरह से। और फिर नेचर में भी डिपेंड करता है। आप जब उनकी जो जॉब पोस्ट होती है, उनकी बात का तरीका, उससे पता चल जाता है कि किस नेचर का क्लाइंट है। उसके अलावा ये कि हम लोग अब वक्त पर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के क्लाइंट्स को नहीं देखते। उसका रीज़न ये होता है कि वो खुद ही फ्रीलांसर्स होते हैं, वो खुद सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो हमें बहुत कम पे करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ऑफ़र करेंगे आप अफक से बाहर हैं, और फिर ज़ाहिर है वहाँ कोई कुछ रह नहीं जाएगा हमारे लिए। तो हम लोगों की ये कोशिश होती है कि यूके और यूएस के क्लाइंट्स और जो भी वो गोरा वाली हिसाब के वो जितने भी हैं उनकी कंट्रीज से हम लें। और उसमें ये होता है कि अब वक्त पर आजकल जो है ना, जब कोरोना आया था तब काफ़ी काम था, मतलब लाइक इतना सख्त कंपटीशन नहीं था, लेकिन वो स्टार्ट था। अब बहुत सख्त कंपटीशन है क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ मिलेंगे फ्रीलांसर्स। अब हमारा क्या है कि अगर हमने आप वक्त पे काम लेना है और हमें फ़ायदा भी बहुत मिलता है उससे, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप को बहुत फास्ट होना पड़ेगा, रिस्पॉन्स फास्ट होना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल बेस्ट होनी चाहिए, आपकी प्रोजेक्ट कैटलॉग रेडी होनी चाहिए, आपका मतलब हर चीज़ में क्लाइंट को एक फ्री ट्रायल एक वो करके दें, आप उसको थोड़ा सैम्पल करके दें, फास्ट रिस्पॉन्स करें, उसके साथ फ़ौरन वीडियो कॉल पर आने के लिए रेडी रहें, अवेलेबल हों, और तो वो क्लाइंट जो है आपको सिलेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ दफ़ा ना
क्लाइंट जो है वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि लाइक इसकी सर्विसेज में लाइक एक तो मैं एक बहुत ज़्यादा आजकल वो चल रहा है फ़िलीपींस बहुत कम रेट में बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, तो वो हमारे मुकाबले रेडी बैठे होते हैं और जो है ना वो हमें उससे बड़ा सख्त कंपटीशन होता है। और बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो नहीं देखते फ़िलीपीन पाकिस्तानी या जो भी हैं, वो कहते हैं जो बेस्ट देगा हम उससे ले लेंगे, चाहे वो हाई रेट ही क्यों ना हमें चार्ज कर रहे हो। इस तरह से मैंने ये देखा अभी तक कि यूएस मार्केट जो है वो बेस्ट है सर, अभी तक हर तरह से हाई पेड क्लाइंट हैं कि हमें 5 साल हो गए हैं एक, बल्कि क्लाइंट तो हमारे साथ तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स अब तक लॉन्च कर चुका है यूएसए में। क्लाइंट अच्छा पे करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, उसके बाद टू द पॉइंट जो चीज़ वो करवा रहे हैं उसी के बारे में क्वेश्चन है, वो ऐसे नहीं तंग नहीं करेंगे ये भी कर लो वो कर लो। तो मेरे हिसाब से सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यूएसए की मार्केट का बेस्ट रहा है, हाईली पेड मार्केट है, एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी एज ए फ्रीलांसर भी दोनों इसमें, क्योंकि मैंने AT&T के साथ भी 10 साल काम किया है एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वो क्लाइंट वहाँ की जो मार्केट बहुत मैच्योर है, तो ये मेरे हिसाब से यूएससी इस वक्त बेस्ट। न्यू स्टार्टर के लिए एक क्या रोड मैप हो सकता है अपवर्क पे स्टार्ट करना, स्पेशली जो अभी आपने बताया कि वहाँ पे अब कंपटीशन भी बहुत हाई है, तो क्या वहाँ पे कुछ स्कोप है एज अ न्यू फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर के प्रोफाइल बनाई जाए और वहाँ से कोई बेनिफिट मिल सकता है, या क्या रोड मैप हो सकता है उसका? मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि एजेंसी से स्टार्ट ना करें, क्योंकि आजकल अपवर्क पे ना एजेंसी देख के तो काम नहीं देते, ट्रस्ट नहीं करते जल्दी। वो अक्सर हमारा ये होता है कि क्लाइंट के साथ हम जब बात कर रहे थे, अच्छा आप एजेंसी से अटैच हैं, सॉरी हम एजेंसी से काम नहीं करेंगे। अब उन्हें कन्विंस करने के लिए हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, भाई हमारा ये रिजल्ट्स हैं, ये सैम्पल्स हैं, ये है पोर्टफोलियो है, बट स्टिल वो रेडी नहीं होते हमारे साथ काम करने के लिए। लेकिन एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर जब आप काम करते हैं तो उसमें जो है स्टार्ट कैसे करना होता है, उसमें ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बेस्ट तैयार करें, अगर हो सके तो वीडियो इंट्रो रेडी रखें, बाकी वही फाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी अपवर्क की। आप छोटे से छोटा भी काम आपको मिलता है, चाहे वो आपको कोई पाकिस्तानी क्यों ना हायर कर रहा हो, अपने फीडबैक के लिए, ग्रो करने के लिए, अपनी हिस्ट्री अच्छी बनाने के लिए, वो उस पर आप काम करें। स्टार्टिंग में ये होता है, जब आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हो गई है ओवरऑल, उसका एक लंबा प्रोसेस होता है, नेक्स्ट काम आपका इस पे होना चाहिए कि आपका फीडबैक अच्छा है, आपकी हिस्ट्री अच्छी बने, फिर आप पे ट्रस्ट हो, फिर आपके बैजेस अबव जाते हैं। अच्छा, अपवर्क पे ये भी होता है कि इसके बैजेस ऊपर जाते हैं आपकी लॉन्ग टर्म काम के लिहाज से, यानी कि आपने कितना देर किसके साथ, क्लाइंट के साथ काम किया, कितने अच्छे फीडबैक आए और आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है या नहीं। फिर इस तरह से बैजेस अबव जाने की वजह से क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करते हैं, फिर वो आपको जो है आगे काम देते हैं। नेटवर्क के जो भी फ्रेंड सर्कल है या कुलीग सर्कल है, तो वो अक्सर पूछते हैं कि जी हम क्लाइंट हंट कैसे करें, कौन सी ऐसी बेस्ट जगह है, लिंक्डइन है, अपवर्क है, फाइवर है, कहाँ से हम अपना क्लाइंट हंट करें। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के मुझे हायरिंग से मेरा ज़्यादा ताल्लुक वास्ता रहता है। इंडीड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपना अच्छे से, अगर आपका CV है और वहाँ पे जो भी पोटेंशियल जॉब्स आई हुई हैं तो उनके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि मुझे जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं, क्योंकि अमूमन ये कि अक्सर ज़ाहिर है सब लोगों का यही सवाल होता है कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमने स्किल्स गेन कर ली हैं लेकिन अब क्लाइंट नहीं मिल रहा, या हमें रिमोटली जॉब्स ऑफर नहीं हो रही। तो उसका मेन कॉज ये होता है कि आपने जो अपना CV रेडी किया हुआ है वो अकॉर्डिंगली आपकी स्किल को डिफाइन नहीं कर रहा होता। लाइक कि अगर मैंने मार्केट में जॉब ऑफ़र की है कि मुझे जो है ना टिकटॉक शॉप के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, या मुझे शॉपिफाई हैंडल करने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो उस पर जो मुझे CVs रिसीव होते हैं, आप यकीन करें कि उसमें अपनी उन्होंने मतलब ये कि जो उनकी बेसिक डिग्रीज़ होती हैं वो मेंशन होंगी, उनकी हॉबीज़ मेंशन होंगी, और लेकिन ये कि मेन जो है आपकी जो एग्जैक्टली आपकी जॉब आपसे रिक्वायर्ड की जा रही है, अमेज़ॉन मेंशन किया होगा, शॉपिफाई कहीं मेंशन नहीं होगा। अगर मैंने टिकटॉक की डिमांड की है तो टिकटॉक कहीं मेंशन नहीं होगा, ऐसे CVs रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आपके CVs जो है ना वो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन, आपका CV जो है वो मतलब कि वेल क्रिएटेड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी तरफ से एक तरह से वो फर्स्ट इंप्रेशन है। कहीं पोटेंशियल VAs जो है सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं एट द मतलब फर्स्ट स्टेज के ऊपर कि आपके CVs इतने पोटेंशियल नहीं होते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर चलें आपके CV बहुत अच्छा बना हुआ है, क्रिएटिव है, आपको आपकी सिलेक्शन हो गई है, उसके बाद फिर मैटर करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं।
अगर आप मतलब ये कि अगर मेल हैं या फीमेल हैं, आप कितने प्रोफेशनल, आप इंटरव्यू में कितना अच्छे ऑन टाइम, कितना मतलब ये चीज़ें माइनर चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि हमने अगर 5 PM का टाइम रखा है हमने, तो अगर कोई 5:15 पर आ रहा है, ये चीज़ें मतलब हमें मतलब पिन करती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, अब रिमोटली जॉब करने का या फिर क्लाइंट लेने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत कैजुअल हो रही हैं। अमूमन ये देखा जा रहा होता है कि आपने अगर रिमोटली आप ज़ाहिर हायरिंग कर रहे हैं या आप किसी को एज ए हायर कर रहे हैं, उसके बाद जो लोगों की जो जैसे कहते हैं कि उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोफेशनल नहीं होती। लाइक कि मीटिंग के दौरान आपके बैकएंड से आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही हैं या फैमिली की आवाज़ें आ रही हैं, यानी आपको पता है कि आपको एक मीटिंग का स्पेसिफिक। सो इट्स मोर अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। क्योंकि जब हम ऑन साइट जॉब कर रहे होते हैं तो देखें, आप समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैटर करता है और सब चीज़ें मैटर करती हैं कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। तो इसी तरह जब रिमोटली जॉब आप कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल कैजुअल ना लें, आप परफॉर्म करें कि अब आपने वो चीज़ अपने ऊपर करनी कि जी ये मैंने, अब ये मेरा टाइम है, ऑफिस टाइम है, मेरे मीटिंग टाइम है, मैंने प्रॉपर इसको प्रोफेशनली मतलब इसको अटेंड करना है। आप अनकैजुअल ड्रेसिंग में मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह मतलब ये कि जो जिसे कहते हैं कि अनकैजुअल सी वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जैसे अब बात हो रही थी, तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, आपके पास क्लाइंट हर तरह का आ सकता है। आपके तरफ जो क्लाइंट आएगा ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ना अमेरिका से ही आए या वो यूरोप साइड से आए या वो दुबई से आए। आपने जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी की हैं तो आप ओपन हैं तमाम मार्केट के लिए, वर्ल्ड वाइड आप ओपन हैं, ग्लोबली आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ आपकी स्किल्स के साथ साथ ये सारी चीज़ मैटर करती है कि उस मार्केट में इतनी अच्छी रिसर्च है, आप उसके मुताबिक आप प्रॉफिट एनालाइज करेंगे। जैसे मैं यूके में काम कर रही हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी वैट की वजह से आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, लेकिन देखें आप बेशक वैट की वजह से प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल सकते, आपके जो बायर्स हैं वो भी वैट पे कर रहे हैं, सेलर भी पे कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से निकलेगा। आपने प्रोडक्ट की जो रिसर्च करनी है, उसकी जो कॉस्ट और जितनी भी चीज़ें आपने रखनी है, उन सब चीज़ों को मेजर करते हुए, उन सब को बैलेंस करते हुए आपने निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं मतलब ये कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करती रही हूँ, लाइक अमेज़ॉन पर भी किया है, यूएसए मार्केट में भी किया है। कौन सा कंट्री जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या इजी टू एक्सेस है? तो मैं इस वक्त यूके में परफॉर्म कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 तकरीबन मेरे पास प्लेटफॉर्म है और सब प्रॉफिटेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे हम कहें कि जी हम जी बिल्कुल। तो आप ये कि मेरे पास इस वक्त शॉपिफाई है, ऑन बाय है, वेफेयर है, टिकटॉक शॉप है, अमेज़ॉन भी है। डिपेंड करता है कि हमने 20% प्रॉफिट लेना है, 40% लेना है या 35 लेना है। और इसी तरह जैसे कि एज ए न्यू सेलर आप अगर आ रहे हैं, आपको पता है कि ये जो अमेज़ॉन की मार्केट है, यहाँ पर आपको जगह बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या इंतज़ार मतलब बैठे रहेंगे या आप वेट करते रहेंगे 2-3 साल के आप कंपटीशन विन कर सकें या आप कंपेटिटर्स के मतलब उनको मतलब बीट करें? तो आपको छोटे जो प्लेटफॉर्म है आपको उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। आपको मार्केट अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की, अपनी ब्रांड की। जी ठीक है। ये इश्यूज वाकई आते हैं कि लोग जिस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वो वहाँ मेंशन नहीं होता। आजकल डिजिटल सीवी दौर है, तो बजाय कि अपनी वही बात कि काम से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी चाहिए। अच्छा, एक मैं जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करें तो उसमें कॉल टू एक्शन का एक लिंक ऐड करें। जो आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करें उसकी टेक्निकल शीट्स आपके पास होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट वो देख के आपको एक्सेस कर सके कि अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस क्या है। खाली बातों से तो क्लाइंट नहीं विन होगा, वो आप सीवी के अंदर जो है आप वो चीज़ ज़रूर ऐड करें, उसका एक लिंक दे गूगल ड्राइव का बना के, जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि लोग वाकई अप्लाई किसी चीज़ के लिए, लेकिन सीवी में कुछ होता नहीं है, तो उसमें आप अपना प्रीवियस वर्क शीट्स के फॉर्म में या एनालिसिस जो है वो ज़रूर शो करें। दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें सेलर बनना चाहिए या ब्रांड बनाना चाहिए अपना, या हम एक सर्विसेज एजेंसी खोल लें, जैसे आप कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या मैं वही फ्रीलांसिंग करता रहूँ या सर्विसेज करता रहूँ और वहीं से पैसे आ रहे हैं। और एक माइंडसेट है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊँ, मैं अपना बिज़नेस बनाऊँ, अपना सेलर बनूँ। तो वो माइंडसेट और ये माइंडसेट के अगेंस्ट कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाता है? Why you should not become the brand and why you should go for agency, या एजेंसी चलाएं या ब्रांड चलाएं? अच्छा, इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि मेरा ख्याल है कि हमें स्टार्ट
क्योंकि वही बात होगी, पहले भी मैंने कहा कि इसके लिए हमें एक अपने ना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। पोर्टफोलियो हमेशा थोड़े थोड़े काम से आगे बढ़ने से बनता है। ये नहीं होता कि आपको स्टार्ट में एक बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा, बड़ा क्लाइंट भी कहेगा हाँ पहले एक्सपीरियंस दिखाओ मुझे, और उस एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए आपको पहले फ्रीलांसर बनना है। फ्रीलांसर बनेंगे, सर्विसेज देंगे, आपकी एक हिस्ट्री बनेगी, ना कि सिर्फ अपवर्क या किसी प्लेटफॉर्म में हिस्ट्री बनेगी, बल्कि साथ साथ आप अपनी हर काम की स्क्रीनशॉट्स लेकर जो कॉन्फिडेंशियल डाटा उसको ब्लर रखें और अपना ये मतलब एक पूरा ना तैयार रखें, पोर्टफोलियो रेडी रखें, जैसे ड्राइव में डाल के रख सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो गया। आप आगे बड़े क्लाइंट पकड़ने के लिए जब वो आपसे पूछेंगे हाँ दिखाएँ अपना एक्सपीरियंस, तो आप उनको दिखा सकते हैं अपना कि हमने ये काम किया। तो इसलिए पहले फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लेना चाहिए। फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करें, फिर एजेंसी बनाएं। जी, एजेंसी का ये डिपेंड्स कि मतलब एजेंसी का ये हिसाब होता है कि अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो कॉन्फिडेंशियल डाटा की वजह से अक्सर काम नहीं आता, और अपवर्क पे तो नहीं आता, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं। क्वेश्चन वही रह गया, क्या हम सेलर बने या हम सर्विसेज प्रोवाइडर ही बनते रहे? नहीं, पहले सर्विसेज प्रोवाइडर, देन यू कैन बी अ सेलर। तो देन यू शुड बिकम सेलर। कुछ लोग होते हैं सारी ज़िंदगी सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, लेकिन आपकी ओपिनियन के मुताबिक सेलर बनना ज़्यादा बेहतर है या सर्विस प्रोवाइडर बनना बेहतर? अगर अपनी बात करूं और तो मेरी राय ये है कि अगर मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि मेरा अपना ब्रांड हो, ठीक है, और मैं उसको मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट हो, सारी चीज़ें मैं मतलब उसको एक तरह से एज ए ब्रांड उसको स्टैंड कर सकूं, तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैं सबसे पहले तो यही देखूंगी कि मैं उसको उस चीज़ को सीखने के लिए, उसको समझने के लिए मैं पहले उसकी स्किल्स लाइक कि मैंने गेन की, और मैं उसको एज ए सर्विस प्रोवाइडर ही उसको परफॉर्म करना चाहूँगी। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडिंग में मैं वो तमाम चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ना कि उस चीज़ के आप कहते हैं कि उसकी जो भी आप कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कि उसके उसमें नहीं सर ये बात नहीं डुबाने की बात नहीं करें। जिस चीज़ में जैसे आपने एक्सपर्टीज़ ली है, मैं अगर कहूँ कि मैं ई कॉमर्स में एक्सपर्ट हूँ, मैं उस चीज़ को काफ़ी टाइम से करती रही हूँ, तो अब अगर मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँगी तो एक नया बिज़नेस करने के बजाय मैं उसी चीज़ को प्रेफर करूँगी कि सेम टाइप की मैं सर्विसेज देती रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है कि ये इसके स्वॉट एनालिसिस हैं, यहाँ पे इसकी इस बिज़नेस मॉडल में ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस हैं, ठीक है, डू एंड डोंट्स आपको पता चल जाते हैं, तो फिर आप उसमें बेहतर एज ए सेलर आप बेहतर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एज ए सेलर अगर मैं कहती हूँ कि मैंने जी अगर आपने एज ए सेलर भी बनना है सर, तो पहले तो आप सर्विस प्रोवाइड। So what do you recommend? Should one be a service provider forever or should someone be a seller forever? देखें, मैं अपना काम जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि अपने कारोबार में आपकी बरकत है, तो कारोबार में बरकत के लिहाज से तो मैं यही कहूँगी कि कारोबार आप करें। ठीक है, बेसिकली अपना सेलर बने, ब्रांड ओनर बने, ब्रांड ओनर बने आप। सारी जिंदगी सर्विसेज ना दें, ये जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है कि आप सारी ज़िंदगी सर्विस प्रोवाइडर ना बने। मैं अगर इस फील्ड में आई हूँ तो मैं इसलिए नहीं आई कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना सर्विस प्रोवाइड करती। कौन कहता है सारी ज़िंदगी सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा बेहतर अप्रोच है? अपना ब्रांड भी बनाना ज़रूरी है सर, और अगर एज ए एजेंसी मॉडल आप ग्रो कर रहे हैं तो आजकल पैसा जितना कम पैरेलल मतलब होना चाहिए, आप सर्विस प्रोवाइडर को एजेंसी में कन्वर्ट करें, एक बड़े ऑफिस सेटअप में लेके जाए, प्लस अपना ब्रांड हमने भी ऐसे शुरू किया हुआ है, हम अपना भी चला रहे हैं और सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो उससे एक तो आपकी मल्टी इनकम स्ट्रीम होती है। अगर फर्स्ट करें कभी आपका ब्रांड स्लो हो जाता है, साल में नहीं सेल जनरेट करता, तो एक बैकअप इनकम स्ट्रीम, जितनी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होगा उतना आपको स्टेबिलिटी आपको देती है। तो मेरे इस हिसाब से मतलब 2-3 इनकम स्ट्रीम होना ज़रूरी है, और ये एक अच्छा मॉडल है कि आप दोनों चीज़ों पे साथ साथ उसको लेके चलें। आप सर्विस प्रोवाइडर भी साथ साथ ग्रो करें, उसमें इंक्रीज़ करते जाएँ, लाइक हम अमेरिका में सर्विसेज दे रहे हैं, आप यूके में आ जाएँ, गल्फ़ में आ जाएँ, और साथ अपना ब्रांड भी छोटा मोटा स्टार्ट कर दें। एग्जैक्टली हमने भी इसी तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है और अल्लाह का शुक्र है वो अच्छा एक एक्सपीरियंस जा रहा है। माइंडसेट इज कि अपना ब्रांड भी होना चाहिए। तो जी सर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप एक एजेंसी चला रहे हैं तो वो भी एक बिजनेस है, वो एजेंसी भी एक ब्रांड है आपके लिए। वेरी गुड, आप उसको लेके चल सकते हैं। और सेकेंडली ये है कि दोनों ऑप्शन ही ठीक हैं, आपको जो करने में मज़ा आता है, जो आपका पैशन है वो करें। प्रॉफिटेबल क्या है ज़्यादा? सर दोनों ही प्रॉफिटेबल हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि स्टार्टअप किसका मुश्किल है और किसका आसान है। मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर देखता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बिज़नेस नहीं कर सकता ना, बट मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, और जब मेरी सर्विसेज ग्रो करेंगी तो मैं उसको एजेंसी की फॉर्म दे सकता हूँ, मैं टीम हायर कर सकता हूँ और उसको एज अ बिज़नेस ग्रो कर सकता हूँ, उसको एज अ ब्रांड बना सकता हूँ, वो भी एक ब्रांड ही है। सेकेंडली ये है कि जब मैं दूसरों के लिए बिजनेस दूसरों के ग्रो कर रहा हूँ तो एक स्टेज पे आके मेरे पास भी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो देन मैं अपना एक ब्रांड भी बना सकता हूँ। और सेकेंडली ये है कि एज एन एजेंसी मॉडल या इवन फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने बहुत सारी पाकिस्तानी एजेंसीज देखी हैं
जो 10,000 20,000 डॉलर बनाती हैं मंथली, ये बड़ी छोटी अमाउंट है। मैं एक ऐसे पाकिस्तानी की एजेंसी को भी जानता हूँ जिनकी जो है वो $1 मिलियन की उनकी बिल्कुल यानी रेवेन्यू है उनका ना। तो सर्विस मॉडल एज अ बिजनेस कुछ छोटा मॉडल नहीं है। सही, मेक सेंस। 2021 से पहले तक सेलिंग आसान थी, सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम था। 2021 के बाद सेलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, सर्विसेज दे के पैसे कमाना ज़्यादा आसान हो गया और जल्दी पैसे बना सकते हैं आप। ब्रांड अगर आप लॉन्च करेंगे तो आपको पैसा भी लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, और एटलीस्ट 1.5 साल आपको चाहिए ब्रांड बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज की प्लेटफॉर्म अच्छा है तो मतलब 0 to $5,000 हिट करना शायद 6 महीने का काम है। तो आप क्विकली पैसा जनरेट कर सकते हैं सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। हाँ, वहाँ से जब आपने पैसे जनरेट कर लिए, जैसे नवीद साहब ने कहा, वो भी इटसेल्फ एक बिजनेस है, फुल फ्लैज बिजनेस है। आपने अपना टाइम देना है सर्विसेज के तौर पे, या टीम आपने रखनी है। अपनी सेलिंग को बिल्ड कर लेते हैं बाद में, तो वो उस जैसी ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि योर वर्ड गो फॉर सेलर एज अ ब्रांड ओनर। ऑब्वियसली मतलब सेलर तो होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही सेलिंग की है, सर्विसेज का काम तो नहीं किया। सेलिंग की है तो प्रेफरेंस जो है वो तो है, लेकिन क्विक मनी जनरेट करने के लिए अगर आपकी एक्सपर्टीज है तो फिर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर से शुरू करके लेटर ऑन सेलर जो है वो बन सकते हैं। ठीक, सर्विस प्रोवाइडर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट किस तरह आपको करेगी कि बाय द एंड टाइम जब आप अपनी सर्विस देते जाओगे आपकी टीम बन जाएगी, अच्छा इनकम जनरेट करके दे देगी। जारी बात है, जब आप सर्विस अपनी दे रहे हो, आपने टीम भी बना ली है, आप लोगों की सेल्स जनरेट भी कर रहे हो, इवेंचुअली फ्यूचर में आके व्हेन यू हैव द नॉलेज कि यार अब ये टाइम आ गया है कि यार सेल्स में अच्छी कर सकता हूँ, व्हाई नॉट अपना ब्रांड करे। लेकिन अब स्टार्टिंग में अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, आपको बहुत से हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं बिकॉज आपको डीड्स एंड डूट्स का नहीं पता होता। सो मेरे नज़दीक प्रॉफिटेबल इस टाइम इंडस्ट्री दैट इज प्रोवाइडर सर्विसेज व्हाटएवर नीश यू आर वर्किंग। सो यू गो फॉर सर्विसेज। ठीक, आपसे ही हमने सीखा है कि हर चीज़ का ना एक रोड मैप होता है, ठीक है। या ग्रोथ जो होती है वो प्रोसेस जिसे आप कहते हैं, तो सेलर सर्विसेज प्रोवाइडर से जो सेलर तक का जो एक सफ़र है, या वो एक प्रॉपर एक रोड मैप है। मैं तो इसको सर रोड मैप ही लूँगी। अगर आपने सेलर भी बनना है तो यू शुड स्टार्ट विद द सर्विसेज, सही है। तो इस पे जो मैं जिस तरह से अभी काम कर रही हूँ और जो मैं अचीव कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर देती हूँ ताकि कोई बात एक कंक्लूजन की तरफ शायद आ जाए। सर मैंने जब स्टार्ट किया तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर से स्टार्ट किया। फेसबुक से मैंने क्लाइंट हंटिंग की। उसके बाद थोड़ा सा मैं, वो कहते हैं ना हाइबरनेट हो जाता है बंदा, थोड़ा स्लो हो जाता है, काम चल रहा है छोड़ दिया या कंसिस्टेंट नहीं रहे। उसके बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपके उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाटएवर द प्लेटफॉर्म, कोई भी प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, ये इस चीज़ से मांगा गया। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक तो उससे अर्न कर रहे हैं, आपके लिंक्स बन रहे हैं, मार्केट ट्रेंड्स आपको पता चल रहे हैं। तो क्यों ना उन मार्केट ट्रेंड्स को, वो जो सेल्स आप जनरेट कर रहे हैं, उन स्क्रीनशॉट्स को, उस मेथड को आप अपनी जो प्रोफाइल्स हैं उन पर शेयर करना शुरू कर दें। व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग कंटेंट टू, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई। तो फिर आप आ जाते हैं एक एजेंसी की तरफ। सर स्टेप है ना, स्टेज है, उस स्टेज से ऑटोमेटिकली वो एक वाइब, एक इन्वायरमेंट, लिंक ऐसे क्रिएट हो जाता है, माइंड ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। आप खुद ब खुद जो है ना, मेरा ख्याल है एजेंसी की तरफ स्विच हो जाते हैं। फिर आपके वाली बात आ गई कि हमारी एक टीम बन जाती है, और फिर उसी टीम से बेनिफिट लेके हम अपने आप को, वो इन्वेस्टमेंट जो हम अर्न करते हैं, वो हम अपनी सेलिंग पावर, जो भी आप कह ले, ब्रांड लॉन्च करना है, उस तरफ लगा देते हैं। तो देन मेरा ख्याल है ये स्टेज या ये प्रोसेस है। जिनको हम जानते हैं $1 मिलियन का रेवेन्यू बनाते हैं, लेकिन वो अपना ब्रांड नहीं चलाते। वो कहते हैं नहीं, अगर आपने प्ले करना है तो लोगों के पैसों पे प्ले करें, अपने पैसे पे प्ले नहीं करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने कभी ज़िंदगी में लोगों के पैसे पे प्ले नहीं किया। जितना कुछ सीखा है, जो कुछ किया है, अपने पैसे पे इन्वेस्ट करके जो है वो किया है और सीखा है, और ब्रांड जो है वो ग्रो किया है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग ही कर रहे हैं, ठीक है, और अपने ब्रांड की तरफ नहीं आ रहे, उसमें कहीं ना कहीं एक फ्लॉ आता है। वो फ्लॉ क्या है? फ्लॉ ये है जिनकी हम बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे किसी का भी। $1 मिलियन के रेवेन्यू से कंसिस्टेंटली 10 साल $1 मिलियन रेवेन्यू बनाते बनाते सडनली $1,00,000 के रेवेन्यू पे गिरे हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो स्टेबल नहीं रहते। आपके पास क्लाइंट मेहमान की तरह है। महीना आया, 2 महीने आया, 3 महीने आया, चौथे महीने कहीं और है, 5वें महीने कहीं और है।
तो जो आपका ब्रांड है वो आपसे कहीं नहीं जा रहा। ब्रांड ने, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम को, पैसे को, वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर नहीं उसको मैनेज कर पाते हैं तो फिर आप $1 मिलियन से $1 लाख पे भी गिर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट आएगा जाएगा, क्लाइंट का बिजनेस स्टेबल हो गया, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, मैं अपना एक रिसोर्स रख के अब उसको खुद मैनेज कर लूँगा। तो दूसरी बात ये, अगर आप लोकल क्लाइंट है, वैसे ही तंग हैं, आप पैसे लेके भाग जाते हैं, ठीक है, या और जो मसले मसाइल हैं अभी आपके लेके भागे ना तो अगर आप पैसे बना रहे हैं सर्विसेज से, तो साथ साथ अपना ब्रांड ज़रूर इस्टेब्लिश कर लें। और अगर आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फिडेंट नहीं है सर्विसेज देने में, तो पहले अपना ब्रांड शुरू कर लें। जब आप अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं, जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारे स्टेप्स आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब एक स्टेप पे आप एक सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, जिन स्टेप से आप गो थ्रू होके गुजरे हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ राय करूँगा। अच्छा, जमहूरियत है सर के साथ उसकी वजह ये है, देखें, एक एजेंसी है और वो एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू बना रही है ना, और फिर वो रेवेन्यू डिक्लाइन में आ जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? एक ब्रांड भी इसी तरह से जब एक रेवेन्यू बना रही होती है और वो स्टैटिक वे में चलती है, वो अपडेट्स नहीं करती, अप टू डेट नहीं रखती अपने कैटलॉग्स को, या नहीं, तो ये सारे इश्यूज़ बिज़नेस में वैसे ही कॉमन है ना, ये तो हो ही जाता है ना। अगर आप एक एजेंसी चला रहे हैं और आप एक ही पैटर्न पे चलें, जैसे मैं अमेज़ॉन PPC की एजेंसी चला रहा हूँ, AI आ गया है, नई अपडेट्स आ गई हैं अमेज़ॉन पे, और मुझे उनका कुछ पता नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि मैं उस हिसाब से चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाऊँगा। और जो एजेंसी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, वो रेवेन्यू टोटली न्यू कस्टमर्स का रेवेन्यू नहीं होता, वो रिटेनर्स का होता है, जिनको वो 2 साल 3 साल तक रिटेन, 4 साल तक रिटेन, या इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड रिटेन कर सकते हैं ना। तो बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका अपना ब्रांड हो या आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों मॉडल ही अच्छे हैं, अप टू डेट रहते हैं। जैसे ब्रांड भी अगर है आपके पास और आप उसके कैटलॉग को अपडेट नहीं करते, नई ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, तो फिर भी आपका बिजनेस जो है वो डिक्लाइन वाली साइड पे जाता है। तो ये दोनों टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। कल मंदी का तकाजा भी यही है कि बंदा जब एक एजेंसी चला रहा है तो उसके पास हर चीज़ के डीप एनालिसिस होता है, उसके पास वर्क फ्लो उसके बने होते हैं, उसको टीम डेवलप होती है, उसको अच्छी सोर्सिंग का पता होता है, उसको अच्छी प्रोडक्ट का पता होता है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों का आपको पता होता है तो अपना ब्रांड स्टार्ट करने में उसको इतनी ज़्यादा हडल नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको सब एनालिसिस होता है, उसने एक्सपीरियंस किया होता है लोगों पे 4, 5, 6 साल, तो तब उस नतीजे पर पहुंचता है कि उसको अच्छी प्रोडक्ट अल्टीमेटली मिल जाती है और उस पर बस सक्सेसफुल होता है कि उसकी टीम डेवलप हुई होती है। ज़्यादा ड्रॉबैक्स हर चीज़ में होते हैं, अपने सर्विस एजेंसी में होते हैं, उसमें बात हो इंसान भाई की, ठीक है कि एक लेवल पर ना एक क्लाइंट पहुंच के आपको छोड़ भी देता है समटाइम कि यार मैं तो सेट हो गया हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कि रिस्क दोनों में होते हैं, वो है ना कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, वो आपके अभी भी साथ करें, वो भी साथ करें, क्योंकि आपकी टीम डेवलप हुई है, आपके पास सारे एनालिसिस है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें करना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और आपके लिए ज़्यादा इजी होगा तो ब्रांड लॉन्च करना एज कंसर्न टू एक लेमैन के, क्योंकि आपके पास सारे वर्क फ्लो सेट होते हैं, सारे सिस्टम बने होते हैं, आपने जस्ट अप्लाई करनी होती हैं। तो मतलब दोनों चीज़ करना ज़्यादा मतलब बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू एक पे रहना। तो मेरा तो ये एक पॉइंट हुआ इसमें। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है बार बार कि लोकल क्लाइंट्स हो कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो, मींस लोकल के पाकिस्तान का बंदा हो, उससे हायर हो हम लोग अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, या मैं इंटरनेशनल अमेरिका, यूरोप या कहीं बड़ी पूरी दुनिया में से लोग जो गोरा क्लाइंट है या उसको कैसे विन किया जा सके। सो दोनों में से क्या प्रेफरेबल है। और हम ये भी देखते हैं कि आज हमारे पास फ़ीमेल्स की तादाद है कुछ, कि फ़ीमेल्स को प्रेफर कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, क्या वो फ्रॉड्स कम करती हैं या वो अच्छा डिलीवर करती हैं जो कमिट किया होता है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। अच्छा सर, क्लाइंट कोई भी ना बुरा नहीं होता। अच्छा, फ़र्क सिर्फ किस चीज़ का सर? माइंडसेट का। मैंने अब सियालकोट की इंडस्ट्री के साथ बड़ा काम किया है, गुजरावाला की इंडस्ट्री काम। अब जो सर मैन्युफैक्चरर है ना, जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसको बिज़नेस की समझ है, वो बिल्कुल जैसे एक गोरा क्लाइंट चल रहा होता है ना कि भाई प्रॉफिट कब आ गया, ROI, बिजनेस, पैसा लगना कितना, रिटर्न कैसे आना, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चीज़ें, ये मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर लॉस भी हुआ तो उन्होंने कोई दूसरी बात नहीं कि उसको उन्होंने ऑब्जॉर्व किया, आपको अच्छे मिले। हाँ, मतलब कुछ कहा नहीं, ठीक है जी, हो सकता है, हो गया, आपने बता दिया था। तो इसमें सर जो एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो एक मैन्युफैक्चरर है, एक फैक्ट्री ऑनर है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी एक स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग बनी होती है, उनका सोचने का अंदाज़ या बिज़नेस को देखने का अंदाज़ एक इंडिविजुअल पर्सन से जो बिल्कुल एक वीडियो देख के आए थे जी मैंने बिज़नेस करना, बड़ा फ़र्क
होता है, वो आपको तंग करेगा, बहुत तंग करेगा। और जो एक बिजनेसमैन, ये एक वेल स्टेबल जो बंदा है, ये मैन्युफैक्चरर है, वो बिज़नेस को लेके उसी तरह से चलता है। और वही अब मैंने ये देखा है सर, जो गोरा है या अमेरिकन, यूरोप, कोई भी क्लाइंट है, वो इसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं। उनको पता है अमेज़ोन पे अगर PL कर रहे हैं तो आपको 1 साल लगना ही लगना है। आपकी 3-4 इन्वेंट्रियाँ जानी है रैंकिंग के ऊपर। इससे पहले वो आपसे ये नहीं कहेंगे प्रॉफिट कब आ रहा है, पैसे ज़्यादा लगे, PPC पे ज़्यादा लगे। तो इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ लोकल पाकिस्तानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बड़ा टफ टाइम आपको मिलता है। अच्छा, लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, न्यूबीज़ की अक्सर शिकायत यह है कि जो लोकल इन्वेस्टर है या लोकल क्लाइंट है पाकिस्तान में, वो फीमेल को प्रेफर करते हैं। क्या ये सच है? सर ये बात बिल्कुल सच है सर। हमने शायद एक बार एक एनालिसिस भी इस तरह करा के देखा तो ज़्यादा हायरिंग फीमेल्स की है सर। उसकी भी रीज़न है। अब सर अक्सर ऐसे होता है, हम स्टूडेंट्स को क्लाइंट ला के भी देते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट, लेकिन वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, कमिटमेंट इशूज़ आते हैं। फीमेल्स का ये है सर, कमिटेड रहती हैं और ज़्यादा वो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चलाकियाँ नहीं। वो एक क्लाइंट है, हमें ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता है अगर आप सही चल रहे हैं। मेल के थोड़ा सा वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, ज़रा काम सीख लेते हैं तो फिर वो आगे की तरफ आप चले जाते हैं। इवन आप उनको जैसे मर्ज़ी करें, लेकिन वो फिर ये आगे से आगे और अपने थोड़ा सा उनका अगेन सर कमिटमेंट का इशू आता है और फोकस्ड का, जो कि फ़ीमेल में ज़्यादा देखा गया है कि फ़ोकस भी हैं काम के वाले से, आपके साथ भी सही रहती हैं और अपना काम भी ईमानदारी से सारा करें। तो ये सर एक देखा डिफरेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि फ़ीमेल को हायरिंग का रुझान जो है ज़्यादा है। ऑल्दो कि मैं भी हायरिंग करती हूँ तो उसमें भी मेरी प्रायोरिटी तो नहीं होती, लेकिन सर असल में जो उनकी जैसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो डिलीवरी है ना, वो आपको समझ में आ जाती है कि ये बंदा जो है ये ओवर मतलब कर रहा है या फिर ये कि वाकई ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। तो वो ये कि जो मेल का मैंने देखा है अक्सर कि असल में ये कि जो नेचुरल फैक्टर भी है कि जो मेल जो होते हैं वो नॉर्मली उन पे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उनको मल्टी जॉब्स पकड़नी है। तो वो ये कि उन्होंने मल्टीपल क्लाइंट्स पकड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो ओवर कमिटमेंट कर देते हैं और इतना जैसे कहते हैं कि वेल परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो फीमेल्स का ये है कि उनके ऊपर ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो साइड हसल के तौर पे या शौक के लिए या कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से वो चीज़ को आगे लेकर चल रही होती हैं। तो वो आमीन कर देती हैं कि एक भी क्लाइंट हम अगर हमें मिल रहा है तो ठीक है कि हम इसी को मतलब ये कि फुली इसी को जो है ना रिस्पॉन्स करें और इसको प्रॉपर अटेंड करें। तो ये चीज़ होती है। अब मेरे साथ जो टीम काम करती रही है उनमें भी मोस्टली मुझे हर्डल यहीं पर आते थे कि जो मेल हजरात हैं वो ओवर कमिटमेंट कर दीजिए, हम और कहीं जॉब नहीं कर रहे, लेकिन लाइक कि मैंने मीटिंग शेड्यूल करनी है तो पता चला जी वो कहीं और बैठे हुए हैं और वो अवेलेबल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कि ख़वातीन में जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फैक्टर वो तो चले मैं कहूँगी कि दोनों में है, लेकिन फ़ीमेल में जो है ना वो इस लिहाज से ज़्यादा है, मल्टीटास्कर है, बिल्कुल मल्टीटास्कर है। और एक रिसर्च के मुताबिक कि फ़ीमेल जो है ना वो बर्डन ज़्यादा बेयर कर लेती हैं बनिस्बत मेल के। तो जो कंपनी ऑनर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं और उनकी ऑनेस्टी और उनके जो चूँकि मॉडेस्ट हैं, ऑनेस्ट हैं, क्रिएटिव हैं और बिज़नेस को डेवलप करके लेकर आती हैं, तो मेरा ख्याल है ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से उनको प्रायोरिटी दी जाती है कि ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलेंगी, कमिटेड रहेंगी। मुझे खुद सर तकरीबन 2 साल हो गए हैं जिस कंपनी के साथ मैं भी काम कर रही हूँ। तो जाहिर है ये कि हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा ये कि मेल भी थे, लेकिन उनका जो है कि आना जाना लगा रहा है क्योंकि हमें लगा कि ये बिल्कुल वो स्विच कर गए, उनको कोई बेहतर सर अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे भी मिली हैं। आप बिलीव मी कि मुझे मेरी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मैंने जस्ट लाइक कि वैसे मैंने ट्राई किया कि अभी मुझे मेरी क्या वर्थ है, ये मुझे फर्दर देखना चाहिए, को 1-2 क्लाइंट्स और भी देख लूँ मैं। तो उसमें ये कि मैंने देखा कि मुझे 2-3 ज़्यादा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप प्रीवियस जॉब को लेफ़्ट कर दें, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ठीक है मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रहना चाहिए। और जिसे कहते हैं ग्रीडीनेस वो ख़वातीन में कदर कम देखी गई है। अच्छा, ये चीज़ होती है, यानी लालची नहीं है फीमेल्स। मतलब मैं यहाँ पे किसी जेंडर को वो ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये कि समटाइम ये होता है कि आप ओवर आप ये कह रही हैं? नहीं सर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो वो उनकी मजबूरी बन जाती है कि ये उनकी मजबूरी बन जाती है। आगे में भी बढ़ने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ओवर कमिटेड है, आप ये कह सकते हैं कि ओवर कमिटेड हैं। जैसे कि मुझे वो अगर कह रहे हैं कि ये चीज़ हमने इस टाइम आपको डिलीवर करनी है, तो
जबकि मुझे भी पता है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ना, ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चीज़ टाइम लेगी, जबकि उन्होंने मुझे कमिटमेंट कर दी है कि जी ये 2 दिन में हम आपको रेडी करके दिखा देंगे। लेकिन ये फीमेल अगर आपको टाइम दे रही है तो वो एग्जैक्ट टाइम देंगी और आपको शायद टाइम से पहले आपको वो चीज़ डिलीवर भी कर दें। कर रहे हैं। मैंने जब स्टूडेंट्स को हायर करना स्टार्ट किया था एक अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, तो उसमें जो मैंने नोटिस किया था कि जो बॉयज़ होते हैं ना, बेसिकली वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। उनको होता है कि हम ना विदिन 2 मंथ्स हम ना एक अपना ब्रांड बिल्ड कर लें, या हम जो सर्विसेज जिसके लिए हमने 1-1 साल एफर्ट्स किए हैं, लाइक लोगों को काम सीखा है करके, तो वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते कि क्या क्या स्ट्रेटजीज़ आपने यूज़ करनी है। उनको बस होता है कि हम विदिन 2 मंथ्स ना, आज हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम आज वहाँ पर खड़े हों, जिसकी वजह से वो पेशेंस ना होने की वजह से वो अपनी कमिटमेंट्स को ख़राब कर देते हैं और फिर वो आपके साथ आगे वो टर्म्स उनके चल नहीं पाते। अच्छा, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया 5 साल पहले, तो बीइंग अ फीमेल ये है बात कि फ़ीमेल पे ट्रस्ट किया जाता है, बट मेरे साथ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे होलसेल के अमेज़ॉन के, उन्होंने मुझे पहले हायर किया फेसबुक से। अच्छा, फिर उनको लगा कि शायद मैं अपनी फैमिली की वजह से टाइम पे ना कर सकूं, तो उन्होंने मुझे फिर दोबारा से कहा महनाज में हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करते। तो उन्होंने एक अनमैरिड एक मीन्स के वो टीम थी लाइक गर्ल एंड बॉय, उनको अपनी टीम में एडजस्ट कर लिया। आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वो आए हैं कि मेरे अकाउंट्स में इश्यूज़ आ गए हैं। उन बच्चों ने बहुत जल्दी में कोई और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया और सस्पेंड हुआ, ये इश्यूज़ हुए, तो महनाज आप मेरा काम दोबारा स्टार्ट करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एक उनका पर्सपेक्टिव था, उनकी सोच थी कि फ़ीमेल शायद घर में अपने काम की वजह से ज़िम्मेदारी नहीं पे कर सकती। अच्छा, ये भी एक क्लाइंट के माइंडसेट होता है, वो ये भी चीज़ देखते हैं कि अनमैरिड के पास टाइम है और मैरिड के पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट हुआ, वो फिर उन्होंने उसको ही अप्लाई किया और बाद में अगेन वो मेरे पास आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक उनका हमने पहले अमेज़ॉन पे काम किया, फिर मैंने उनके साथ लोकल मार्केट में काम किया और स्टिल हम कनेक्टेड हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि जो आज की यूथ है ना, उनमें पेशेंस नाम की जो चीज़ है ना, मेल हो या फीमेल, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे की जो टाइम लग रहा होता है ना, जो पेन लग रही होती है, जो इन्वेस्टमेंट लग रही होती है, जो हमें हर्डल्स आ रही होती हैं अमेज़ॉन अकाउंट पे, ईबे पर, टिकटॉक पर, कहीं पर भी, उस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करना चाहते ही नहीं है। जो मेरा एनालिसिस है मेल एंड फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये देखा है कि फीमेल्स ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। हाँ, मैंने मतलब अभी भी मेरे पास एक टीम मेंबर है, और जब मेरा उसका पहला इंटरव्यू किया था तो मैंने उसको कहा था कि मैं तो आपका ये सीवी के 3 सफ़े डिग्रीज़ के देख के परेशान हूँ। इतनी डिग्रीज़, ये आपने इतना पढ़ लिया है। उनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा ये नहीं होता है सिस्टम। दूसरा, कम्युनिकेशन, मेल्स के अंदर शायद वो एक स्पीकिंग फेयर या जो भी है, वो मैंने देखा है कि उनके अंदर कम्युनिकेशन की वो थोड़ी कमी होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो शायद ये 2 एक ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सर की जो एक बात है ना, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ और आदि के साथ नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह है इन्होंने कहा कि माइंडसेट। मैं समझता हूँ क्लाइंट होता है, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, फ़र्क होता है माइंडसेट का। वो जो माइंडसेट जो है वो गोरे में भी होता है। जब उसको उस चीज़ का पता नहीं, उसको प्रोसेस का आइडिया नहीं है ना, तो वो भी उसी तरह से फिर एक टफ़ टाइम देता है आपको ना। और वहाँ पे चूँकि क्लाइंट के साथ जब आपका एक बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो शुरू का जो फेज़ है ना, वो ज़ीरो ट्रस्ट के साथ स्टार्ट होता है। आपको क्लाइंट को एजुकेट करना पड़ता है कि ये प्रोसेस है, ये होगा। कुछ लोग उसको जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं और समझ लेते हैं और थोड़ा सब्र का मुजाहरा करते हैं। बाकी डिफरेंस नहीं है, चाहे कोई लोकल क्लाइंट है चाहे कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि मैं सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँ जो मैं अपनी टीम को भी बताता हूँ, क्योंकि आपके पास 2 तरह का क्लाइंट है, एक ईजी क्लाइंट है और एक क्लाइंट है जो आपको थोड़ा टफ टाइम देता है ना। ठीक है, मैं अपनी टीम से हमेशा यही कहता हूँ कि ईजी क्लाइंट को तो हर कोई डील कर लेता है। प्रोफेशनलिज्म का मज़ा वहाँ पे आता है जब आप एक जो डिफ़िकल्ट क्लाइंट है उसको डील करते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो डील हिम। सही, टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत मैटर करते हैं। अब जैसे मैं अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उससे मैं कहा कि ठीक है, अब आपका 3 मंथ्स का काम है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। वो इसको बात बुरी लग गई कि आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट की क्यों बात की। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस सबका राइट है कि इतने दिनों में इतने काम डिलीवर हो जाएगा, इतने दिनों में इतने आपके पैसे आ जाएंगे। सो अगेन, जैसे आपने माइंडसेट की बात की, माइंडसेट बहुत मैटर करता है।
कि आप इंटरनेशनल जो लोकल गोरा बंदा है वो आप सिर्फ टू द पॉइंट बात करेगा। यहाँ पे वो ये लोकल का मसला ये है कि वो आपसे हर तरह की बात कर रहा होता है, जो उसको नहीं भी पता होता वो भी आप पे डाल रहा होता है, और बाय द टाइम जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसको खुद भी नहीं पता होता, वो सारा चीज़ आप पे डालते हो। अगर आपसे प्रोजेक्ट गलती हो गई है तो ही विल ब्लेम यू कि यार आप पे मैंने ट्रस्ट किया, आप ही ने तोड़ा, अब आप इसी को ठीक करो। रहेगी फीमेल्स की बात तो येस आई वुड एग्री कि कम्युनिकेशन मैटर करती है, फीमेल्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ये मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया है। एंड मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को इन प्रैक्टिकल कर रहे हो तो मेल एंड फीमेल का होना, कलेक्टिवली कोलैबोरेशन करना काम बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर किसी मेल के साथ काम करें तो आपकी प्रेफरेंस हो गया मैं मेल के साथ ही करूँगा। बैलेंस करके काम करोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और जिसके लिए आप काम डिलीवर करो उसके लिए भी होगी। लोकल क्लाइंट हमेशा आपको टफ टाइम देता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्लाइंट। एक तो यहाँ पे लिटरेसी भी कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी और कम है, उनको समझाना, फिर जब एक्सपेंस आते हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा कसूर हमारा भी होता है, हम उनको बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट करते हैं चीज़ों के लिहाज से। यार आप इन्वेस्ट करें, डॉलर की बारिश हो जाएगी, टेंशन नहीं आपने लेनी। जब नहीं होता तो कहता है यार आपने नहीं कहा था, आपने तो काफ़ी हद तक ये भी होता है, कसूर हमारा भी होता है ओवरऑल। लेकिन जनरली देखा जाए लोकल क्लाइंट हमेशा आपको टफ टाइम देता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्लाइंट, क्योंकि उनके वो लिटरेसी भी होती है, प्लस उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा होती है बनस्पत। अब यहाँ लोग अगर रुपीज़ में अर्न करके डॉलर में खर्च करेंगे तो हर बंदा ज़्यादा ऑब्वियसली बात डिस्टर्ब होगा। उनकी अर्निंग डॉलर में होती है, डॉलर में एक्सपेंस होता है, डॉलर में उसकी स्पेंडिंग होती है, तो वो शायद उस लिहाज से नहीं होता। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट पाकिस्तानी भी है ना तो भी आपको समटाइम तंग करता है, वो पाकिस्तानी नेचर कहीं भी चले चेंज नहीं होती, वो वैसी रहती है। सेम जहनीत लेके जाता है यार ये तो पाकिस्तानी, ये तो इसको तो हम लोग कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनकी ये हमारे मतलब कैसे होती है। तो ये बड़ी मैटर करती है कि इंटरनेशनल क्लाइंट ज़्यादा आपको टफ टाइम देता है, लेकिन वो समझता भी चीज़ों को है और आपको उस लिहाज से कंपनसेट भी करता है, आपको पर्क्स भी देता है और आपको उससे अकोमोडेट भी करता है। बट लोकल क्लाइंट आपको बहुत इरिटेट करता है, तंग करता है, और वो कहता है चलो यार बंदा लोकल ही है, इसको दबाओ। और तो बंदा, हमारा सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है मोर और लेस। दूसरी बात है लेडीज़ के लिहाज से और जेंट्स के लिहाज से तो लेडीज़ ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा। मतलब मैं नहीं घर नहीं, क्योंकि मैंने इनको देखा है मिसेस को भी कि वो 4-5 मार्केट संभाल रही होती हैं, तो मैं तो उतना नहीं करता, मैं तो एक मार्केट संभाल के थक के बैठ जाता हूँ। तो ये माशाल्लाह काफ़ी 3-4 मार्केट संभाल रही होती हैं और काफ़ी कर रही होती है। तो डेडिकेशन के लिहाज से मैंने ख़वातीन को देखा है, बल्कि मेरी जो मिस मिनाज है, ये मेरी फ़र्स्ट टीचर थी, तो उनके साथ उन्होंने होल से काम शुरू किया था, तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता और उनकी गाइडेंस मिलेगा। फिर मतलब नवीद भाई के साथ वो कर ही रहा हूँ, तो आज तक अटैच हूँ मैं। लेकिन ओवरऑल लेडीज़ के लिहाज से ज़्यादा मैंने देखा है कि उनको डेडिकेशन ज़्यादा होती है और कमिटेड ज़्यादा होती हैं। ओवरऑल सी बात है, लड़के हमेशा कहते हैं ये एक आ गई है, चलो ये तो आ गई है ना, अब दूसरी भी आ जाए, मतलब मिसेस नहीं काम एक मिसेस नहीं काम बताए, एक आगे काम, एक क्लाइंट जॉब आ गई है तो दूसरी भी जॉब आ जाए, तो किस तरह उसको हम अकोमोडेट करेंगे। और फिर वो कहते हैं ना दो कश्तियों का सवार गिर जाता है, तो उसका वो इधर का भी रहते उधर के भी रहते, लेकिन लेडीज़ काफ़ी कमिटेड के ऊपर काम करती रहती हैं। मैं काफ़ी देर एक एजेंसी के साथ अटैच रही हूँ, तो मैंने हायरिंग करनी होती थी, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देती थी टीम को। तो जो मुझे समझ में आई कि टीम वर्क में दोनों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और कहाँ ज़रूरत होती है, लेडीज़ नो डाउट कमिटमेंट अच्छी करती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं, ऑर्गेनाइज बहुत होती हैं, लेकिन जेंट्स का ये होता है कि वो जहाँ पर प्रॉब्लम फंस जाती है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो रिलैक्स होके बैठे होते हैं, और लड़कियाँ जो होती हैं ना वो हाइपर हो रही होती हैं, ओहो अब प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, ये तो वहाँ पे वो सोल्यूशन लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि टीम में दोनों की ही सख्त जरूरत। नो डाउट। अच्छा, फीमेल इतनी कंसिस्टेंट क्यों होती हैं? इसमें हमारे दो आती हैं कैटेगरीज, एक अनमैरिड होती है, एक मैरिड होती हैं। मैरिड फीमेल की कंसिस्टेंसी का राज उनकी फैमिलीज़ होती हैं कि उन्होंने मल्टीपल टास्क को ख़त्म करना है, तभी वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को वाइंड अप कर रही होती है, डिले नहीं कर रही होती है। सो दिस इज़ कंक्लूजन। बड़ा इसी में ही अगर आप में से कोई जॉइंट फैमिली में रहता है? जी, रहे हुए हैं पहले। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं और घर के काम भी हैं और ये भी करना है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? सर, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो अभी मैंने एक ना 2 महीने पहले एक NGOs को ज्वाइन किया है, बस शौक में। ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ, अपने भाई का ब्रांड भी बिल्ड कर रही हूँ, अपना भी ब्रांड बिल्ड कर रही हूँ, अमेजोन भी कर रही हूँ, होम स्कूलिंग भी कर रही हूँ, एंड 6 आवर्स में फिजिकल NGOs में भी जा रही हूँ डेली।
अच्छा सो टाइम मेरा वो होता है फजर के बाद से 2 आवर्स मैंने ना हर चीज़ के लिए रखे होते हैं। सही, अच्छा। ऑर्गेनाइज होना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा, लाइक पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन। जो ख्वातीन घर में खाना पका कर ही थक जाती हैं, उनको क्या कहना चाहिए? सर वो इसलिए थकती हैं क्योंकि वो काम नहीं करती। अगर आप काम करते रहो ना तो आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं आएगी, ना फैमिली आएंगी ना रिलेटिव्स आएंगे। आप फोकस रहोगे कि मेरे 2 आवर्स का टास्क है, मैंने इसको ख़त्म करके मूव ऑन करना है। हमारा जो मूव ऑन का जो मेरा है ना कि लाइक मेरे बच्चों की भी ट्रेनिंग ऐसी है कि बस इसके बाद क्या वो काउंट करो आप, इसको हमने डिले नहीं करना। अच्छा जी, आप सब लोग जो है वो फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से। अभी जो डिस्कशन हो रही थी वो गुड क्लाइंट और बैड क्लाइंट की हो रही है। मुख्तलिफ मतलब फैक्टर्स हैं गुड क्लाइंट्स होने के या बैड क्लाइंट्स होने के। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप लोग क्लाइंट्स को एंगेज कर रहे हैं काम करने के लिए, तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ एंगेज करें जिन्हें इस सिस्टम का आइडिया हो? एक वो बंदा है जिसको सिस्टम का आइडिया नहीं है। जब उसको सिस्टम का आइडिया नहीं है, आप उसके पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, अगर डूब गया वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था सिस्टम का कि सिस्टम काम कैसे करता है। सो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लॉसेस। दूसरा बंदा वो है जो कि खुद सेलर है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक सेलर हूँ और मैं ये कहता हूँ जी कि मैंने अपना आउटसोर्स काम करना है किसी को, तो मुझे पता है कि ये पहली बात कि ये बंदा कितना काबिल है काम करने के लिए। दूसरी, जो टेक्निकल गलती हो रही है या कोई भी फ्लॉ आ रहा है तो मुझे इस सिस्टम का आइडिया है कि सिस्टम काम कैसे करता है, तो आपको मुझे वो समझाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक। अच्छा, इसमें देखें ये हमारे पास बड़ी एक ना लिमिटेड ऑडियंस हो जाएगी अगर हम सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनको अमेज़ॉन का नॉलेज है। और इवन बहुत सारे सेलर्स जो समझते हैं उनको अमेज़ॉन का नॉलेज है, बेसिकली उनको भी नहीं होता। प्रोसेस को वो भी समझ नहीं रहे होते। नए लोग जो आते हैं जिनको अमेज़ॉन का नॉलेज नहीं होता, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करना हमारा काम है। अगर हम ओवर कमिटमेंट करेंगे, गलत बयानी करेंगे, कुछ इस तरह के प्रोमिसेस करेंगे जो अचीवेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो एक ज़्यादती होगी। और सेकंड ये है कि अगर हम उनको जो एक्चुअल सिनेरियोज़ हैं, इवन बिज़नेस, कोई भी आप बिज़नेस प्लान करते हैं उसके अंदर लॉसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमेशा आने वाले क्लाइंट को, चाहे उसको उस प्लेटफॉर्म का आइडिया हो या ना हो, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो हमेशा पहले सामने रखें कि ये भी होगा, पॉसिबल है कि ये हो सके, लेकिन ये जितना बड़ा रिस्क है साथ साथ ये रिवार्ड भी है ना। तो ये तो टोटली फिर आपकी वो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आने वाले क्लाइंट को किस तरह से एजुकेट करते हैं या किस तरह की कमिटमेंट करते हैं। सर यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट छोटा सा, वो ये है कि अगर आप उनको बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही आप अपने तरफ से गाइड कर रहे हैं कि जी 50% या 60% चांसेस सक्सेस के हैं, 40% लॉस के हैं, तो 40% लॉस का सुन के या 30% चांसेस लॉस के सुन के आपके जितने भी लोग हैं उसमें से शायद 30%, 40%, 50% स्टेप बैक कर जाएंगे कि नहीं हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, आप तो 40-60 कह रहे हैं ना, मैं जो आने वाला है मैं उसको बताता हूँ कि 60% चांस है कि लॉस होगा, 40% चांस है कि हम इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, और उसमें से मेरे पास आने वाले 90% लोग चले भी जाएं, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ वो 10% चाहिए जो उस माइंडसेट के हों, जो बिज़नेस को भी समझते हों, जो इस जर्नी के अंदर मुझे वो उस तरह का टफ टाइम ना दें जैसे जब प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता और फिर क्लाइंट के सामने एक सरप्राइजिंग शीट आती है कि इतना लॉस हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें बिजनेस प्लानिंग, बजट प्लानिंग और क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, ये हमारा काम है सेट करना। उसको जो समझता है वो करे, जो नहीं समझता उसको नहीं करना चाहिए। सर्विसेज प्रोवाइड करना या अपना बिजनेस खोलना दोनों ही बेसिकली एक बिजनेस ही है। तो जब आप स्टार्ट करने लगे तो आपको इस बात से नहीं डरना ये क्लाइंट हाथ से चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरा भी ये तरीका है काम करने का और मैं आगे भी ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये ई कॉमर्स की बात नहीं है, जैसे एडमिन की है, कस्टमर सर्विस या जो भी आप करें, इवन आपको सिंपल सा काम दिया है कि एक बल्क डाटा एंटर करना है या डाउनलोड करनी, वीडियोज़ अपलोड करनी, कुछ ऐसा टेक्निकल काम है, उसमें होता क्या है, रूल क्या है कि आपको क्लाइंट के साथ इन टच रहना है, अपना प्लान बनाना है, पहले फर्स्ट मीटिंग करें। और मैं मीटिंग का हमेशा चार्ज करती हूँ और ऐसे ही करना चाहिए। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो आपको मतलब पे करते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। फर्स्ट मीटिंग फ्री,
दैन उसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं वो चार्ज होती हैं। वीकली मीटिंग्स लाजमी रखें, या आपका कोई प्लान चेंज आया, कोई टेक्निकल इशू आया, कोई भी प्रॉब्लम है, आप पहले एक प्लान बनाएं, क्लाइंट को मीटिंग में बुलाएं, कहें कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक क्विक मीटिंग के लिए टाइम दो और मैं आपको स्क्रीन शो करके हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो आप उसको सब बताएं, मेरे माइंड में ये प्लान है, आपका ये नुकसान, ये फ़ायदा, यहाँ पे ये इशू आ रहा है, यहाँ पे ऐसे है, और मैंने साथ साथ सोल्यूशन भी बताएं। ये नहीं कि बस उसको प्रॉब्लम्स बताते जाएं, उसको सोल्यूशन बताएं कि हाँ मेरे पास ये सोल्यूशन है, आप कहते हैं तो मैं इसके साथ मूव ऑन करूँ। अक्सर क्लाइंट कहते हैं मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, चले आप चलें आप करें इसको, फिर आप करते हैं, बीच में कोई और प्रॉब्लम्स आ जाएं या कुछ, फिर आप उसको मीटिंग में, यानी वीकली मीटिंग्स तो लाजमी है। क्लाइंट को ट्रस्ट में लेके रखें। बाज़ मैंने देखा है ऐसे फ्रीलांसर होते हैं, काम ले लेते हैं, उसके बाद 2-2 हफ्ते क्लाइंट के साथ इन टच ही नहीं होते। अचानक से वो कहेंगे ओ मैम ये ऐसे हो गया, एकदम पता नहीं उसने पॉज कर दी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा आपने तो कोई उसको बताया नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं दी, उसके साथ इन टच नहीं है, तो वो तो ये क्या करें मुझे चार्ज कर ही जा रहा है, पता नहीं हवा में कर क्या रहा है। खुद कम्युनिकेशन नहीं करते बेसिकली। कम्युनिकेशन प्लस रिपोर्टिंग, एक शीट हो या कोई ऐसी जगह हो जो वो लाइवली देख रहा हो कि आप काम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप। चल मेक सेंस जी। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त एक क्वेश्चन आता है बार बार कि 2026 में कौन सी विनिंग प्रोडक्ट्स हों जो हम किस मार्केट में लॉन्च करें, और क्या स्ट्रेटजी हो उस प्रोडक्ट की। अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे क्लाइंट फाइंड करूं 2026 में जिनको सर्विसेज दे सकूं। तो ये इस वक्त सारे सक्सेसफुल लोग हैं, कुछ सेलर्स हैं, कुछ एजेंसी चला रहे हैं, कुछ फ्रीलांसर्स हैं, तो इनकी थॉट्स को पहले देखते हैं और समझते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है किसी को फाइंड करने के 2026 में प्रोडक्ट या सर्विसेज। जी आपसे। लिंक्डइन इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू फाइंड द क्लाइंट्स। ठीक है, अगर आपको लिंक्डइन की नॉलेज, अगर आपको पता है कि सेल्स नेविगेटर किस तरह यूज़ करना है, वहाँ से लीड्स आपको बहुत अच्छी मिल सकती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ें ये तो है ही लीड्स, बाकी अपवर्क है, इंडीड है, इस पर तो आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। जहाँ तक आपने बात विनिंग प्रोडक्ट की अगर मैं अपनी बात करूँ तो इफ़ आई वांट टू लॉन्च माई ओन ब्रांड तो आई वुड गो विद ज्वेलरी एंड परफ्यूम। क्योंकि किस मुल्क में? पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में अगर हमें कामयाब होना है तो ज़्यादा सक्सेस रेट इस वक्त ज्वेलरी एंड परफ्यूम्स का है, जो कि आप समझते हैं। जी मेक सेंस। हर प्रोडक्ट की सक्सेसफुल हो सकती है, हर प्रोडक्ट की फेल हो सकती है, डिपेंड करता है आप उसको लेके क्या चलते हैं। बाज़ लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको लेके जाने का तरीका नहीं होता तो वो फेल हो जाती है। तो एक तो है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, जो हमारे पैरामीटर, हमारे मतलब एनेबलर पे बताए जाते हैं, जो पैरामीटर्स को हम फॉलो करें उनके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। बट एक सिर्फ उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना इशू नहीं होता, उसकी सोर्सिंग बेहतरीन होनी चाहिए। सामने प्रोडक्ट अच्छी होती है, सोर्सिंग अच्छी नहीं होती है, तो हर चीज़ का एक लेवल तक होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्ट भी अच्छी हो, सोर्सिंग बेहतर हो, फिर उसको लेके चलने वाले भी प्रोफेशनल हो, तब भी एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होती है। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर एक लूज़ कर जाते हैं तो प्रोडक्ट मतलब का फ़ायदा कोई नहीं होता, वो मतलब लॉस ही जाता है, बल्कि डिज़ास्टर होता है आपके लिए। तो अगर आप पैरामीटर को लेके चलें तो प्रोडक्ट को, हर प्रोडक्ट की सक्सेसफुल होती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। तो मैंने तो ये मतलब अपना एक्सपीरियंस देखा है। लोकल मार्केट का मुझे एक्सपीरियंस, मैं आपको इंटरनेशनल बता रहा हूँ। अमेज़ॉन स्पेसिफिक ही अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ ना, तो वो जो लो प्राइसिंग आइटम्स है ना, अब उनका दौर ख़त्म हो गया है। और इतना हाई कंपटीशन है, जो भी मार्केट्स हैं ओवरऑल, यूरोपियन हैं या जो भी यूएस मार्केट है, कनाडा है या दूसरी मार्केट्स भी हैं, तो 2026 के लिए यही है कि ऐसी प्रोडक्ट्स करें जिनके अंदर मार्जिन अच्छे हों। अदरवाइज़ वो जो एक ओवरहेड है एडवर्टाइजिंग का, वो कई दफ़ा प्रोडक्ट उसको अफोर्ड नहीं कर पाती, स्पेशली जब मार्जिन्स कम होते हैं। सो क्या रेंज और प्राइस की? देखो, यूएस की मार्केट में कम से कम 35 से अबव की प्रोडक्ट होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी। $35 से, क्योंकि आप अगर $60-70 की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कई दफ़ा उस पर भी $3-4 की CPC आ रही होती है, और $9 की प्रोडक्ट पे भी, $9 प्रोडक्ट है कॉस्ट है, उस पर भी वही आ रही होती है ना। तो एट द एंड क्या है कि वो आपकी जेब से ज़्यादा पैसा जाता है, और वो जो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड कर पाती है उस हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को। तो यही ओवरऑल है कि आप किस कैटेगरी को आप सपोर्ट करते हैं कि ये कैटेगरी इस वक्त इसका सक्सेस रेट थोड़ा बेहतर है, या इसमें मार्जिन्स हैं? अगर आप क्योंकि अमेज़ॉन की बात कर रहे हैं, तो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो रिकमेंडेड इसलिए हैं कि वहाँ कंपटीशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक एंट्री बैरियर है। अगर आप उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर उसके आगे कोई चाइनीज़ सेलर नहीं है, कोई और इस तरह की लो प्राइसिंग टेंशन नहीं है, और जो इजी टू लॉन्च है वो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है, आप अनगेटेड प्रोडक्ट्स में चले जाएं, लेकिन जो सही मार्जिन है वो गेटेड प्रोडक्ट्स में नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो हाई कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स में चले जाएं जिनकी सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी सेल हो रही है, तो आपको भी सेल वेलोसिटी मिलेगी। दूसरी बात, अगर पैसे कम हैं तो लो कंपटीशन वाली और हाई जिनकी सेल बेहतर है उसके अंदर आप चले जाएं। तो फाइंड कैसे करें? सर, कैटेगरीज आपने डिसाइड करनी है। अगर तो आप मतलब
प्रोडक्ट्स करने के लिहाज से सारी ठीक हैं, आपके पास $10 से $15 का कम से कम यूएस मार्केट में मार्जिन होना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सोर्सिंग नाउ। अगर आपकी सोर्सिंग $15 का मार्जिन आपके पास है, $30, $35, $40 का प्रोडक्ट बेचें, $15 आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है होना चाहिए, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे। अगर मैं कैटेगरीज़ की बात करूं कि जहां पे अभी भी स्पेस अवेलेबल है और आप सेल भी उठा सकते हैं, प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट के अंदर इस वक्त एक तो स्टेशनरी है, ऑफिस एंड स्टेशनरी है, दूसरा है टूल्स, हार्डवेयर टूल जी, टूल्स की जो कैटेगरी है और जो ऑफिस एंड स्टेशनरी की कैटेगरी, इसमें आपको बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनकी सेलिंग 20, 22, 25, 30, $35 है और आपको चाइना से $2, $2.5 में प्रोडक्ट मिल जाएगा। गेटेड प्रोडक्ट हमने एक किया और उसमें हमें बड़ा अच्छा हमारा एक्सपेरिमेंट रहा है। गेटेड प्रोडक्ट बिल्कुल सर उसमें आप जाएं, क्योंकि उसमें एक ही बैरियर है कि उसमें आपने उसको अनगेट करवाना है। दूसरा सर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, क्योंकि इसमें हमने 5-6 प्रोडक्ट्स पिछले साल किए और वो बड़ा अच्छा जो हमारा मार्जिन गया है। यूएसए में ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है यूएसए के अंदर। प्लस सर स्मार्ट गैजेट्स, स्मार्ट लिविंग ऑप्शंस। आज एक नया क्लाइंट मेरे पास आया, उसने कहा जी हमें आप जो डेली रोज़मर्रा की जो आपकी लिविंग स्पेस है उसमें कोई गैजेट, जैसे टेबल है वो मल्टीपल तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक सोफा इसको मल्टीपल, उसने स्पेसिफिक टास्क दिया कि ऐसी प्रोडक्ट आप निकाल के दें। तो ये लोग इस वक्त देख रहे हैं, गैजेट्स में भी आप जा सकते हैं। और प्राइस फैक्टर वही मैं फिर एग्री करूँगा नवीसा की बात से कि $30-35 से ऊपर, उससे नीचे सर अब मार्जिन नहीं है। तो होम एंड किचन टॉप की कैटेगरी उसके अंदर बहुत है। दूसरी सर टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, प्लस थर्ड सर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में भी अच्छा जो है सेल्स वेलोसिटी हमारे पास है। सर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी डिजिटल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें ना आपको सोर्सिंग चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं इस तरह आपको कैलकुलेट बार बार करनी, आपको इसके लिए कोई बेचने के लिए, सेल करने के लिए सर्टिफिकेशंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसमें डिजिटल प्रोडक्ट एक दफ़ा आपने क्रिएट करनी है डिफरेंट टूल्स के साथ, AI से कर ले, कैनवा से कर ले, डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं। आप वो एक प्रोडक्ट मेरा ख्याल इंट्रोड्यूस कराएं और उसको $100 से लेके $500-600 में बेचें। डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज में ये वर्कशीट आती है, इन्होंने होम स्कूलिंग की बात की है, टेम्पलेट्स आते हैं। कहाँ बेचें? एटसी पे, अमेज़न पे? एटसी पे बेचे, टिकटॉक पे बेचे, पर्सनल अपनी वेबसाइट पे बेचें। इसी तरह जो डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें आजकल मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड। सही सर इतना स्कोप है इसका, मैंने पाकिस्तान में भी इसका बहुत स्कोप देखा है। यकीन करें मेरा यूके का क्लाइंट है, वो कह रहा है मैं पाकिस्तान में भी लॉन्च कर दूँ। मैं आजकल उसके ऊपर काम कर रही हूँ। अगर आप इसको ईजी करना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के और लॉन्चिंग तक जाने के या कुछ भी, तो मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट भी रिकमेंड करूंगी कि आप वो करें। ये आप कहेंगे 2026 में दिस कैन बी द सर स्कोप है डिजिटल प्रोडक्ट का और कम इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली। सर मेरा तो ख्याल है जीरो इन्वेस्टमेंट है। सर जीरो इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। आप बैठते हैं, आप मैं तो ये कहूँगी अपने आप को एटलीस्ट, अगर आप बिगनर भी है ना, अपने आप को 2 घंटे दें, रोज़ बैठें, डेली नया कुछ सीखें। और ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है ना, मैंने ऐसी बनानी सीखी है और अब ये चीज़ मैं अपने बच्चों में भी करती हूँ। मेरी सिर्फ 6 साल की बेटी है और मैं उसको रोज़ 2 घंटे कहती हूँ कि बैठना है, वट एवर यू डू ड्राइंग, पेंटिंग, वट एवर यू डू। लेकिन अभी से वो जो बैठने वाला और अपने ऊपर काम करने वाला चीज़ है ना, वो उसमें अभी डेवलप हो जाएगी। तो मैं ये बात करती हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ जाएं, एक दफ़ा बनानी है और आराम से बैठ के खाना है। तो एग्जैक्टली। तो कुछ लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं, कुछ फेसबुक से या इस तरह से। सर मैंने ना 25 के एंड पे मिड और अब थोड़ा सा चेंज किया है। पहले मैं सिर्फ फेसबुक से और लिंक्डइन से क्लाइंट ले रही थी। अभी मैंने रिसेंटली अपना एक टिकटॉक के ऊपर अपनी एक प्रोफाइल बनाई अपने ही नेम से, बिकॉज आई वांट टू ब्रांड माई सेल्फ नाउ। ठीक है, आप ब्रांड बनाते हो तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे काम करूँ, ये भी एक बिजनेस ही है। पर्सनल ब्रांडिंग। एग्जैक्टली, पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग में जो चीज़ मैंने लर्न की और ख़ुद से उसको किया, सर अब मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई है टिकटॉक के ऊपर, और जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ, डिफरेंट ग्रुप्स में रिप्लाईज करती हूँ, मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ अपनी स्क्रीन से, उसको जाके पोस्ट करती हूँ अपने टिकटॉक की प्रोफाइल पे। अपने जो मेरे सेल्स चार्ट्स हैं, अकाउंट्स के हैं, मेरी मीटिंग्स हैं मेरे क्लाइंट्स के साथ, मैं सब कुछ वहाँ अपलोड कर रही हूँ। एंड सीरियसली सर मुझे इतनी अच्छी रीच आ रही है, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो एक शॉट में ऑर्गेनिकली 30-30 हज़ार व्यूज़ पे जा रही हैं। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो ये मैंने कहा ये एक नया ट्रेंड है, अगर आप वहाँ जाके अपना काम इस तरह शोकेस करें तो वाई नॉट। टिकटॉक तो हर बंदा यूज़ करता है, आपको वहाँ से क्लाइंट भी मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वहाँ से अवेयरनेस भी मिलती है। आप अपना जो अपने आप को एज ए ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं वो अवेयरनेस भी आप लोगों को दे रहे हैं,
और जो तीसरी चीज़ मुझे वहाँ से मिली वो ये थी कि मेरे पास एक लाइन है, दे वॉन्ट टू लर्न। तो अब मैं जो वहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ बैच नाउ, व्हाट आई एम डूइंग। तो ये मेरा प्रेफरेंस है कि टिकटॉक को भी ट्राई करें अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के थ्रू, हो सकता है आपको वहाँ से भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल जाएं। ये नया साल जब शुरू हुआ है तो उसमें एक तो आपको इस चीज़ पे काम करना है कि जैसे पहले भी CV और रिज्यूमे के बारे में बात हो रही थी, तो वो अपडेट करें, अपनी स्किल्स अपडेट करें, नई चीज़ें जो आ रही हैं, AI आ रहे हैं, उनसे लर्न करें, अपने आप को और स्मार्ट बनाएं। उसके अलावा आप लिंक्डइन प्लस अपवर्क सब जगह पे प्रोफाइल बना के अप्लाई करें और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आएगा उससे। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट मैं प्रेफर करूँगी ज्वेलरी, परफ्यूम्स, क्योंकि मैं खुद इस पर अभी काम कर रही हूँ। और अगर मैं अमेज़ॉन को देखूँ तो उसमें भी जो लाइक इजी टू एक्सेस है, नो डाउट कि उसमें आपको बहुत कंपटीशन हो जाता है। जैसे कि US मार्केट में हम बात कर रहे थे अभी कि किचन कैटेगरी बहुत अच्छी कैटेगरी है, बट मैंने खुद ट्वाइस कैटेगरी पे काम किया हुआ है। नो डाउट कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लायंस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, बट एक दफ़ा या प्रोसीजर कवर कर लोगे तो उसके बाद आपका PPC का बजट भी और कंपटीशन भी बहुत कम होगा। सो ये मेरे दोनों मार्केट्स के अकॉर्डिंगली है। और उसके अलावा क्लाइंट्स की बात करें तो मुझे जो अच्छे क्लाइंट्स मिले हैं वो फेसबुक से मिले हैं, लिंक्डइन से नहीं मिले। उसकी रीज़न ये कि वो कनाडा के थे, बट वो थे पाकिस्तानी माइंडसेट से ही। सीजनल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से वर्क करती हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर। दूसरा ये कि ब्यूटी कैटेगरी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा वहाँ पे वर्क करते हैं, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस देकर जाते हैं। टाइम और ट्रेंड के लिहाज से आप चलें, लाइक कि अभी आने वाला दौर ये नहीं कि जो हमारा करंट टाइम चल रहा है वो एजेंटिक AI के ऊपर आप काम करें, AI के साथ अपने तमाम चीज़ों को लिंक करें। तो आपके साथ जो भी सेलर्स अटैच हो रहे हैं, जो भी आपके ज़ाहिर है के सेलर्स हैं, तो उनको आप जब बताएंगे कि आप जो है ना न्यू ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं और उनके ऊपर आपकी वर्किंग है और उन चीज़ों को समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इंटेलिजेंस के ऊपर, AI इंटेलिजेंस के ऊपर, और तो फिर भी है कि वो उनको पता होता है कि आप अप टू डेट हैं, तो आपके साथ काम करने को प्रेफर करेंगे। ये चीज़ है। मेक सेंस। सो ये स्ट्रेटजी इज़ टू रादर गो फॉर सर्विसेज और रादर गो फॉर प्रोडक्ट सेलिंग। मैं दोनों के लिहाज से बात करी बेसिकली, प्रोडक्ट के लिहाज से भी और सर्विसेज में तो आप ये कि डेफिनेटली आपकी सर्विस आपकी पर्सनल स्किल है, लेकिन स्किल की बेस के ऊपर भी आप AI की हेल्प ले सकते हैं, लाइक इन ब्रांडिंग ले सकते हैं। अब ये कि मैं अपने जैसे मिस ने बात की मतलब डिमांड ऑन डिज़ाइन ऑन डिमांड की, तो उसमें ये कि मेरा तकरीबन ये कि 17-18 साल पहले का बिज़नेस है जो हम लोग कर रहे हैं, और मिलता जुलता है आप कह सकते हैं कि प्रमोशन प्रोडक्ट्स का। तो उस सर्विसेज में भी हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। तो अब ये है कि बहरहाल चूँकि अब बात हो रही है करंट के हवाले से और टिकटॉक शॉप के हवाले से, अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी तो वो यही चीज़ें हैं कि आप जो है ना अपने उन चीज़ों को अप टू डेट रखें, एजेंटिक AI के ऊपर भी आप काम करें, और ब्रांडिंग को आप उसके लिहाज से देख सकते हैं कि आप जो ब्रांडिंग आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसकी ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं।